हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा MPSI का मेंस का कोर्स स्टार्ट किया गया है और जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं और मैंने जो है पिछली वीडियो में पॉलिटी संबंधी जो है सिलेबस जो दिया गया है MPSI का, उसको मैंने डिस्क्राइब किया था, उस पर डिस्कस किया था मैंने। और आज मैं इसमें एक टॉपिक लेकर के उस पर चर्चा करने वाला हूं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं वो टॉपिक लेने वाला हूं जो रेयर टॉपिक ना, जो कॉमन नहीं है। बाकी बहुत सारे कॉमन टॉपिक है उसमें सिलेबस में, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि रेयर है, यानी ये MPPSC ना तो प्री में है ना मेंस में है, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, और MPSI में भी पहले नहीं था। तो ये टॉपिक मैं लेने वाला हूं, ये है शक्तियों का पृथक्करण। हालांकि ये जो सिलेबस MPSI के मेंस का है उसमें तीसरा पॉइंट आता है ना, ये जो है सिलेबस के तीसरे पॉइंट में आपके दिया हुआ है। मैं जो है तो तीसरे पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये है तीसरा पॉइंट। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि समझने वाला टॉपिक है, स्टूडेंट का पढ़ा हुआ नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक है, इसलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस जो विषय है उसमें जो है इसको पढ़ते हैं BA MA में, तो वो मैं यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये टॉपिक है। जो तीसरा पॉइंट है सिलेबस का, उसमें लिखा है विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं, है ना। ये तीसरा टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो उसमें शक्तियों के पृथक्करण के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या पर्पज है, इसके क्या आधार हैं, फिर शक्तियों के पृथक्करण का कॉन्सेप्ट किसने दिया है ना। पहले तो हम अवधारणा समझने की, अवधारणा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका उद्देश्य, इसके आधार या विशेषताएं, फिर इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है ना। फिर उसको हम अमेरिकी संदर्भ में समझेंगे कि अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अमेरिकी संविधान सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है ना। इसके बाद फिर भारतीय संदर्भ में हम शक्तियों का पृथक्करण समझेंगे। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण है क्या। एक्चुअली शक्तियों का जो पृथक्करण है, ये सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की जो शक्तियां हैं, इनके जो अधिकार हैं, उनके कानूनी रूप से अलगाव से, यानी उनको अलग कर देने से, है ना, उनको जो है डिवाइड कर देने से, ताकि इन तीनों के बीच किसी प्रकार का कोई घालमेल ना हो, है ना। घालमेल ना हो, उनके बीच घालमेल के स्थान पर तालमेल रहे, इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट लाया गया है ना। तो वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है इसकी अवधारणा के बारे में कि शक्तियों का पृथक्करण सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों के कानूनी रूप से अलगाव से इसका मतलब लगाया जाता है ना। कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के पास जो शक्तियां हैं उनको अलग अलग कर दिया गया, उनको सेपरेट कर दिया गया है। सेपरेट क्यों किया गया है? क्योंकि उनके बीच जो है जो
झगड़े होते हैं, अधिक्रमण होता है, संघर्ष होता है, घालमेल होता है, वो ना रहे, अपने दायित्वों का, अपनी शक्तियों का सही ढंग से ये अंग निर्वहन करें, इसके लिए जो है ऐसा किया गया है। फिर आगे इसके माध्यम से कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक रूप से निर्धारित किया जाता है तथा उनके अधिकार एवं शक्तियों की सीमाएं स्पष्ट निर्धारित कर दी जाती हैं, जिससे यह संस्थाएं से लिखना, सीमाएं, संस्थाएं एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण ना कर सके, है ना। मतलब उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो शक्तियां हैं स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी जाती हैं, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से निर्धारित कर दी जाती हैं, जिससे उनके बीच किसी प्रकार का कोई संघर्ष ना हो, किसी प्रकार का कोई अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। तीनों संस्थाएं, तीनों निकाय अपने अपने अधिकारों का सही ढंग से उपयोग करें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। तो ये इस तरीके से इसका मीनिंग है, इसकी अवधारणा मैंने यहाँ पर बताई हुई है। इसके बाद आगे फिर मैंने इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी बताई हैं जो कंफ्यूजन, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो ये जो है शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन भी होता है, शक्तियों का पृथक्करण भी होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण भी होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है ना। तो इसमें मैंने 4 चीजें देखो बताई, कहाँ शक्तियों का पृथक्करण होता है, कहाँ पर विभाजन होता है, कहाँ पर केंद्रीकरण होता है, कहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है, उसको मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ये देखिए चार्ट, शक्तियां, इसमें शक्तियों का पृथक्करण बताया गया है। शक्तियों का पृथक्करण किसके बीच होता है? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच होता है। अभी हम आगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, उसको हम आगे समझेंगे। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य जो है शक्तियों का क्या होता है? पृथक्करण होता है, इसको बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स है। ये डिवीजन ऑफ पावर्स किसके बीच होता है? ये होता है केंद्र तथा राज्यों के बीच, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन ना। इसके बाद आता है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, है ना, शक्तियों का केंद्रीकरण और शक्तियों का विकेंद्रीकरण ना। यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, शक्तियों का ये है शक्तियों का केंद्रीकरण और ये है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इस तरीके से, है ना। तो केंद्रीकरण में, केंद्रीकरण कहाँ होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीकरण होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण जो अधिकार हैं, शक्तियां हैं, वो केंद्र के हाथ में रहते हैं। राज्यों का केवल भौगोलिक अस्तित्व होता है, राज्य क्रियान्वयन अभिकरण मात्र होते हैं, उसको कहते हैं एकात्मक शासन। संघीय व्यवस्था भी अलग से पढ़ना है, आपके सिलेबस में हल्का सा दिया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जब संघीय व्यवस्था हम पढ़ते हैं तो एकात्मक व्यवस्था को भी पढ़ना पड़ता है ना। तो एकात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित नहीं होती हैं। केंद्र के पास सारे पावर होते हैं, है ना, केंद्र के पास सारे अधिकार होते हैं, सारी शक्तियां होती हैं। राज्यों का केवल भौगोलिक अस्तित्व होता है। राज्य क्रियान्वयन अभिकरण मात्र होते हैं, यानी राज्य जो है केंद्र की योजनाओं का केवल क्रियान्वयन करते हैं, है ना, उनको लागू करते हैं। तो ये केंद्रीकरण की जो स्थिति, शक्तियों केंद्रीकरण कहां पर होता है? एकात्मक शासन में होता है। इसको बोलते हैं यूनिटरी, इंग्लिश में कहा जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट। संघात्मक, इसको फेडरल बोला जाता है। संघात्मक व्यवस्था में क्या है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण होता है, यानी निचले स्तर पर शक्तियां सौंप दी जाती है। तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है ये संघात्मक शासन में होता है। संघात्मक शासन में क्या होता है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है और दोनों ही
अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर काम करते हैं और दोनों के बीच तालमेल बना रहता है। तो यह संघात्मक शासन, तो इसमें विकेंद्रीकरण होता है। एकात्मक शासन में केंद्रीकरण होता है, यानी सारी सत्ता केंद्र के हाथ में निहित होती है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। हमारी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों के माध्यम से जो है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया है केंद्र तथा राज्यों के बीच। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का पृथककरण होता है। हमारे संविधान में आर्टिकल जो 50 है उसमें कहीं न कहीं कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथककरण की बात कही गई है। बाकी विधायिका कार्यपालिका दोनों अलग नहीं हो सकते यहाँ पर, क्योंकि दोनों के बीच जो है संबंध है। विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, विधायिका कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर जो है विधायिका कार्यपालिका को अलग नहीं कर सकते, इनकी भी सेपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच संबंध है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ऐसा होता है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया जो ब्रिटेन से ली गई है और उसमें विधायिका कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अमेरिका में जो है ये ज्यादा क्लियर है शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अमेरिका में क्यों ये रियल है। से मैंने कल बताया था कि शक्तियों का पृथक्करण अमेरिका में वास्तविक है और भारत में आभासी है ना। शक्तियों का पृथक्करण जो है अमेरिका में वास्तविक है, रियल है, लेकिन भारत में आभासी है। अमेरिका में रियल क्यों है, वास्तविक क्यों है? क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली प्रचलित है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका सेपरेटेड अलग अलग रहते हैं। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली प्रचलित है, यहाँ पर जो है कार्यपालिका विधायिका संबंधित होती है। तो इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है कि कहाँ पर पृथक्करण होता है, कहाँ पर विभाजन होता है, कहाँ पर केंद्रीकरण होता है, कहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर मैंने बताई थी। तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया गया है, ये यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है ना। 3 अंग हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप समझते हैं विधायिका का काम अलग कर दिया गया, उसका काम है विधि बनाने का काम, वो अपना विधि बनाएगी ना। कार्यपालिका विधायिका का काम है विधि निर्माण करना। अभी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का। फिर दूसरा जो अंग है सरकार का वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसका क्रियान्वयन करने का काम करती है, उसके एग्जीक्यूशन का काम कार्यपालिका द्वारा किया जाता है ना। तो कार्यपालिका का काम है विधि का क्रियान्वयन करना। इसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करती है ना। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय प्रदान करना। इसको हम यहाँ पर न्याय प्रदान करना भी लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। न्याय प्रदान करना है ना ये। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा है कि कार्यपालिका विधायिका की जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों की वैधानिकता और संवैधानिकता को सुनिश्चित किया जाता है, यानी उनका कार्य संविधान तथा विधान के अनुरूप है, कानून के अनुरूप है या नहीं है, इसके लिए जो है इसको सुनिश्चित करने का काम न्यायपालिका का रहता है और लोगों को न्याय प्रदान करने का काम किया जाता है। कानून को के पालन करवाने की जिम्मेदारी है। कानून का जो पालन करता है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है न्यायपालिका। जो कानून का पालन नहीं करता है उसको दंड देने की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से ये है शक्तियों का पृथक्करण, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों की जो शक्तियां हैं, तीनों के जो कार्य हैं, उनको बांट दिया गया है, उनको अलग कर दिया गया है। तो जिससे जो है उनमें घालमेल ना हो। जैसे मैंने बताया कि घालमेल को रोक करके तालमेल स्थापित किया जाता है। घालमेल ना हो और तालमेल बना रहे, इसके लिए जो है शक्ति पृथक्करण होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो गया विधायिका तथा कार्यपालिका की गतिविधियों की वैधानिकता को सुनिश्चित करना
ये जो है न्यायपाल का काम है, न्याय प्रदान करना इसका काम है। और जो भी लोग कानून का पालन करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, न्यायपालिका करती है, और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंड देती है ना। तो इस तरीके से ये तीनों के कार्य मैंने डिवाइड किए हुए हैं। इसके बाद इसका पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका द्वारा एक दूसरे के अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना, एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण ये ना करें, एक दूसरे की शक्तियों का उपयोग ये ना करें, इसके लिए जो है शक्तियों का पृथक्करण बनाया गया। ये मेन इसका पर्पज है। सरकार के इन तीनों अंगों में होने वाले गतिरोध को रोकना, तीनों अंगों में गतिरोध ना हो, जिससे इंडिया में चीजें होती रहती हैं, इस तरह गतिरोध चलते रहते हैं, दोनों में टकराव, तीनों में टकराव होता रहता है, तो वो टकराव ना हो इसके लिए शक्ति का पृथक्करण अपनाया गया है। इनके द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, ये जो है जो भी उनके पास सत्ता है, अधिकार, शक्तियां हैं, इनका दुरुपयोग ये ना कर सके, इसके लिए शक्तियों का पृथक्करण किया गया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि शक्ति पृथक्करण, शक्तियों के पृथक्करण का कौन सा उद्देश्य नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है, लिखने को तो आना नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि शक्तियों के पृथक्करण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य शक्ति पृथक्करण का नहीं है या है। तो कूट में दे सकता है, जैसे अभी इस बार PSC 3 का पेपर आया है, उसमें काफी कुछ कूट आए थे, वैसे ही कूट वाले जो है क्वेश्चंस MPSI में पूछे जाएंगे, मेरा ऐसा सोचना है। तो वहां से क्वेश्चन बनेगा कि शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में कौन सा उद्देश्य सही नहीं है या है, ठीक है। तो आपको जो है वो कूट देंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद इसके आधार क्या है, विशेषताएं या आधार, शक्तियों के पृथक्करण को क्यों अपनाया जाता है, उसका आधार क्या है। उसमें पहला है प्रत्येक अंग में अलग अलग क्षमता वाले व्यक्ति होना, अर्थात एक अंग में कार्य करने वाला सदस्य दूसरे अंग का सदस्य नहीं होगा, ये इसका आधार है। मतलब सभी अंग में अलग अलग क्षमता वाले लोग होना चाहिए, अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग होना चाहिए, अलग अलग योग्यता वाले लोग होना चाहिए, है ना। और एक अंग का जो सदस्य है दूसरे अंग का सदस्य नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ पर तो ये पॉइंट लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, जो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, यानी एक मंत्री जो होता है वो संसद का सदस्य होता है या राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है। हम आगे इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एक अंग द्वारा दूसरे अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, है ना, हमें उद्देश्य में ही पढ़ा है, ये इसका आधार भी यही है कि एक अंग जो है दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए पृथक्करण को अपनाया गया है। फिर आता है एक अंग द्वारा दूसरे के अंगों के कार्यों में बाधा न पहुंचाए, एक अंग दूसरे कार्यों में बाधा न पहुंचाए, एक अंग द्वारा दूसरे के अंगों के कार्यों को ना करना तथा अपने कार्यों तक ही सीमित रहना, वो अपने कार्य तक सीमित रहे, दूसरे कार्य ना करे, है ना। तो दूसरे कार्य करेगा तो उनमें गतिरोध होगा, टकराव होगा, तो इससे बचाव के लिए जो है ये अपनाया गया है। तो ये आधार मैंने बताए हैं, इसके शक्तियों के पृथक्करण के आधार है ये खास पॉइंट। इसके बाद इसकी पृष्ठभूमि, यहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है, फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं और फैक्चुअल ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि आपका जो मेंस होगा उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, दोनों तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। तो आपको जो तैयारी करना है वो एनालिटिकल और फैक्चुअल दोनों तरह की तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि मेंस है ये, MPSI मेंस है, तो उसमें जो है फैक्चुअल चीजें भी पढ़ना पड़ेंगी और एनालिटिकल चीजें भी पढ़ना पड़ेंगी। शक्तियों के पृथक्करण का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा पूछ सकता है, ये फैक्चुअल, ये एनालिटिकल चीज हो गई। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, ये फैक्ट हो गया। तो एनालिटिकल चीज भी आएगी और फैक्चुअल चीज भी आएगी, क्योंकि MPSI का मेंस है वो, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, है ना। तो शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में सबसे पहले जो विचार है वो अरस्तु द्वारा दिया गया है ना। यूनानी दार्शनिक अरस्तु हुए हैं, उन्होंने 4वीं शताब्दी में सबसे पहले ये विचार व्यक्त किया, उनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, है ना। तो ये लिखा है शक्तियों के पृथक्करण संबंधी सर्वप्रथम विचार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी विद्वान अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में
व्यक्त किए हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो धारणा है, रोमन साम्राज्य में प्रचलित रही है। प्राचीन जो रोमन साम्राज्य था वहां पर जो है इसको अपनाया गया, है ना। लेकिन आधुनिक समय में इस अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले कहे जाते हैं मोंटेस्क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब ये तो मान के चलो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। ये क्वेश्चन तो लगभग आउट हो चुका है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। उनकी पुस्तक आपको पूछ सकता है, उन्होंने किस रूप में इसको परिभाषित किया है ना, कहाँ के थे वो, पुस्तक का ईयर आपको पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एमपीएसआई में ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है उसमें पूछी जाएंगी। तो आधुनिक समय में 18वीं शताब्दी में फ्रेंच दार्शनिक बैरन डी मोंटेस्क्यू, ये पूरा नाम है, ये वैसे ज्यादातर मोंटेस्क्यू ही प्रचलित है, ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना, ये पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। इसका समय 1748 में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें उनको सहयोग करने वाले थे, उनके सहयोगी थे चार्ल्स लुई डी सेकंडमिट, ये उनके सहयोगी थे। तो दोनों ने मिलकर के इसकी अवधारणा दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो मोंटेस्क्यू का है। ये फ्रेंच दार्शनिक कहे जाते हैं। उनकी पुस्तक का नाम आपको याद कर लेना है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748 का ये समय है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। तो ये दो नाम आपको विचारकों की याद रखना है और मोंटेस्क्यू की पुस्तक याद रखना है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, और उनका समय ध्यान रखना है पुस्तक का 1748, 18वीं शताब्दी की बात है। इन्होंने इसको शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया। ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछे जाए कि वैज्ञानिक तरीके से किसने प्रस्तुत किया है इस सिद्धांत को, तो मोंटेस्क्यू का नाम आता है। फिर उन्होंने इसको डिफाइन कैसे किया वो भी मैंने बताया है, किस तरह से मोंटेस्क्यू ने इसको डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं। मोंटेस्क्यू के अनुसार राज्य की शक्ति इसके 3 भागों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए, है ना। ऐसे कोटेशन भी आपको पूछे जाएंगे, इस तरह कोटेशन भी आएंगे, मैं आगे और कोटेशन बताऊंगा। ये पूछ सकता है कि ये किसने कहा है ना, क्योंकि मेंस है, मेंस में जो है फैक्चुअल भी आएंगे और एनालिटिकल चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो पूछेंगे राज्य की शक्ति इसके 3 भागों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए, ये किसका कथन है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने वाला जो पहला देश है वो यूएसए कहा जाता है। आधुनिक समय में है ना, पहले तो रोमन साम्राज्य में प्रचलित था, आएगा आधुनिक समय में। आधुनिक समय में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने वाला विश्व का पहला देश जो है अमेरिका बन जाता है 1787 में, इसने अपनाया था। 1787 में अमेरिका का संविधान बना है और 1789 में इसको अमेरिका ने लागू किया है ना। अपनाने का समय है 1787 में, तो तभी जो है शक्तियों के पृथक्करण को उसने अपना लिया था, तो पहला देश माना जाता है। आधुनिक समय की हम बात करें, अगर प्राचीन समय में इसको किसने अपनाया तो रोमन साम्राज्य ने अपनाया था। तो ये इस तरीके से यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद हम आगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो शासन के 3 या सरकार के 3 अंग हैं, उन अंगों के बारे में भी बात करेंगे कि विधायिका क्या होती है, विधायिका काम क्या है, कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका में क्या क्या आता है, कार्यपालिका में क्या क्या आता है, न्यायपालिका में क्या क्या आता है, इनके काम क्या है, तीनों के अलग अलग है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका वर्ड यूज किया गया है। उसने ना तो संसद वर्ड यूज किया है, ना ही उसने राष्ट्रपति वर्ड यूज किया है, ना ही विधानसभा वर्ड यूज किया है, ना ही लोकसभा, न राज्यसभा, न विधान परिषद, न राज्यपाल, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न मंत्रिपरिषद, कुछ भी यूज नहीं किया। उसने सीधे लिखा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का उल्लेख नहीं किया है। मैंने कल पूरा पेपर डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया है ना। तो विधायिका होती क्या है, विधायिका मतलब विधि का निर्माण करने वाला निकाय, ऐसा निकाय जो देश के लिए, किसी राज्य विशेष के लिए विधि का निर्माण करती है, संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर के
जो देश के लिए अथवा राज्य विशेष के लिए विधि का निर्माण करती है उसको विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, है ना, इसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। विधायिका क्या होती है? तो संविधान के अधीन विधि का निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय विधायिका कहा जाता है। यानी संविधान के अंदर रहते हुए, संविधान के अधीन रहते हुए ऐसा निकाय जो देश के लिए अथवा राज्य विशेष के लिए विधि का निर्माण करता है उसको कहते हैं विधायिका, है ना। विधायिका मतलब विधि से जुड़ा हुआ टर्म है। इसी को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है ना। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। अब विधायिका या व्यवस्थापिका दो प्रकार की है, केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका। ऐसा केंद्रीय विधायिका में सम्मिलित है संसद, राज्य की जो विधायिका उसमें राज्य विधानमंडल, उसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। संसद यानी पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर उसको कहते हैं। संसद में क्या आता है? संसद के 3 अंग हैं, ये हैं अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं। और इसके सदन 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा सदन 2 हैं, लेकिन इसके अंग 3 हैं, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इसके भी 3 अंग हैं। सदन इसके भी 2 हैं, विधानसभा, विधान परिषद। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां पर अंग हो जाएंगे 2, विधानसभा, राज्यपाल, और सदन जो है एक ही होगा, विधानसभा। जैसे मध्य प्रदेश में जो है विधान परिषद नहीं है, केवल 6 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है ना। यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है ना। ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। तो जहां पर विधान परिषद है वहां पर राज्य विधानमंडल के अंग 3 हैं और सदन 2 हैं। जहां पर विधान परिषद नहीं है तो वहां पर जो एक कम हो जाएगा, यानी जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां पर जो है राज्य विधानमंडल के अंग 2 होंगे, विधानसभा, राज्यपाल, और सदन केवल एक ही होगा, विधानसभा। आपको पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल के कुल कितने सदन हैं? तो केवल एक ही है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल के कुल कितने सदन हैं? तो 1। मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं? तो 2, विधानसभा और राज्यपाल। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है विधायिका, जिसमें मैंने केंद्रीय विधायिका, राज्य की विधायिका 2 भागों में बांटा है। केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट। राज्य की विधायक को राज्य विधानमंडल कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और सदन 2 हैं, हाउस 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, सदन 2 हैं, विधानसभा, विधान परिषद। जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर सदन एक ही है, अंग 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया विधायिका के बारे में, है ना। अब हम आगे डिटेल लोकसभा, राज्यसभा का डिटेल अगर आगे करेंगे अलग से, और यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद की डिटेल करेंगे, वो बात की बात। अभी मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है कार्यपालिका, विधायिका का। आगे न्यायपालिका का भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कार्यपालिका क्या होती है? संविधान के अधीन विधि का क्रियान्वयन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है उसको कहते हैं कार्यपालिका, यानी क्रियान्वित करने का काम करती है। जो भी विधियां बनाई गई हैं विधायिका द्वारा, उन विधियों को क्रियान्वित करने का काम जो है कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका में कौन सम्मिलित है? ये देखिए कार्यपालिका, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका आती है, प्रशासनिक कार्यपालिका आती है। वैसे तो देखा जाए तो राजनीतिक कार्यपालिका ही जो है मेन होती है, लेकिन इसको हम अगर ओवरऑल डिवाइड करें, मोटी तौर मतलब ब्रॉड वे में अगर हम कार्यपालिका को समझे तो प्रशासनिक कार्यपालिका भी इसको हम कहते हैं। इसमें एक्चुअली जिसका प्रमुख होता है, इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रमुख राष्ट्रपति और राज्यपाल,
ये केंद्र की कार्यपालिका का होता है, और राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का होता है, राज्य, है ना। तो इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल भी आ जाएंगे। अच्छा, नीचे लिखा ही हुआ है, वैसे तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन प्रमुख मैंने यहाँ पर बताया, तो ये दोनों लिखे हुए, राष्ट्रपति राज्यपाल भी आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, इनको जो है हम कार्यपालिका नॉर्मली बोलते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। इसको भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को केंद्र की कार्यपालिका, फिर राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद, ऐसा हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। देखिए, कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, है ना। मैंने प्रशासनिक नहीं किया है क्योंकि मेन कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका ही होती है, तो मैंने प्रशासनिक में डिवाइडेशन नहीं किया है। तो इसमें इसका प्रमुख जो होता है, प्रमुख वो होता है राष्ट्रपति। हालांकि प्रमुख नाम मात्र का ही होता है, संवैधानिक होता है, लेकिन हमारे संविधान में नाम मात्र या संवैधानिक वर्ड यूज नहीं किया गया, प्रमुख लिखा हुआ है, हम वही यहाँ पर कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होता है, संवैधानिक नाम मात्र का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, वो हम बाद में उसको चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, ये केंद्रीय मंत्री परिषद ये हो। इसी तरीके से इसका प्रमुख है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री होता है इसका मुख्यमंत्री, और राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद ये। तो इस तरीके से हम कार्यपालिका को भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने विधायिका के बारे में लिखा है। तो ये इस तरीके से यहां तक मैंने आज कंप्लीट कराया है ये। आगे हम इसमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका क्या होती है, तो ये तीनों के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर हम अमेरिका के संदर्भ में शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है उसको चर्चा करेंगे, और भारत के संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण की क्या स्थिति है, और भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में क्या बात कही गई है, उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित आगे चर्चा करेंगे। आप सभी के दिन शुभ हो। गुड लक, जय हिंद।